हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 को कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि अभी आपका जो रिसेंट आने वाला एग्ज़ाम है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का, उसके अंदर भी ये आएगा, प्री के अंदर भी। तो हम इसको पूरा करेंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आप डीजीएस दे रहे हैं तभी आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज आपके सिलेबस में तब भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट को कर लेंगे, जिसको इन शॉर्ट हम पॉक्सो एक्ट भी बोलते हैं। और ये कौन से ईयर में आया था? 2012 के अंदर आया था। अब देखो, इसके अंदर जो सबसे पहले जैसे सारे एक्ट्स होते हैं, इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट केस लॉज भी कवर करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको क्लासेस चाहिए हो जुडिशरी की, तो आप मुझे जो आपके नीचे नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप देखो इसके अंदर जो मेन हमारा सेक्शन है, सबसे जहाँ पे ऑफेंस दे रखे हैं वो शुरू के ये सेक्शन है जहाँ पे आपको ऑफेंस देखने को मिलेगा। सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 9 और सेक्शन 11। ये जो हमारे 5 सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 3, 5, 7, 9 एंड 11। और इन्हीं के सब्सिक्वेंट सेक्शंस के अंदर हमें इनकी पनिशमेंट दे रखी है। 3 की पनिशमेंट 4 में, 5 की पनिशमेंट 6 में, 7 की पनिशमेंट 8 में, 9 की पनिशमेंट 10 में, 11 की पनिशमेंट 12 के अंदर। तो जैसे सारे हमारे जितने भी लॉज होते हैं उसका सेक्शन 1 और 2 जो है उसके शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो वही ये भी करता है, जिसके अंदर टोटल हमारे 9 चैप्टर्स और 46 सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इस एक्ट को क्यों बनाया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि उसको बनाया क्यों गया। तो इसी के प्रीएम्बल के अंदर हमें बताया गया कि इसको इसलिए बनाया गया। सबसे पहली बात तो हमें नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। हम किसको बचा रहे हैं? बच्चों को बचा रहे हैं। अब चिल्ड्रन कौन होते हैं? तो हमें पता है, हमने इंडियन मेजॉरिटी एक्ट भी पढ़ा है, तो उसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम की है उसको हम क्या बोल देते हैं? चिल्ड्रन बोल देते हैं। तो यानी कि ये जो एक्ट है ये कंप्लीटली किस बारे में बात करेगा? बच्चों को बचाने के बारे में बात करेगा, टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन, और किसी के बारे में बात नहीं करेगा। कैसे ऑफेंसेस जो सेक्सुअल असॉल्ट के होते हैं, जब अभी हम सेक्शन 3, 5, 7, 9 देखेंगे वहां पे हमें पता चलेगा ये क्या चीज़ें हैं। सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में होते हैं, पोर्नोग्राफी के बारे में होते हैं। उनको बचाने के लिए इन ऑफेंसेस से सेक्ट को बनाया गया, और साथ ही साथ इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया गया। हालांकि ये स्पेशल कोर्ट्स कुछ और नहीं, जो सेशन कोर्ट होते हैं उन्हीं को ये स्पेशल कोर्ट हम बोल देते हैं। और साथ ही साथ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो एक्ट बनाने की पावर गवर्नमेंट को मिलती है, ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कौन से प्रोविजन से मिलती है, ये कौन से आर्टिकल से मिलती है, या फिर जो पॉक्सो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल किस आर्टिकल की वजह से है? तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की वजह से, क्योंकि वो गवर्नमेंट को पावर देता है, एम्पावर करता है स्टेट को कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं चिल्ड्रंस के लिए, क्योंकि वहीं पे दे रखा है कि वुमेंस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए ऐसे स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। तो वहीं से पावर मिली है, और इसीलिए ये चिल्ड्रंस की प्रोटेक्शन के लिए इस एक्ट को बनाया गया। तो ये आपका एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर अगर हम आगे चलें तो सबसे पहले वही बात आती है कि इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट बोलेंगे। होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होगा, जो ऑफिशियल गजट के अंदर डेट थी वहाँ से अप्लाई होगा ये। ठीक है। अब यहाँ पे आती है सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशंस। तो जब अभी एक्ट के अंदर चलेंगे वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हमें डिटेल में देखने को मिलेगी, जैसे कि एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, सेक्शन 5 हम देखेंगे। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, सेक्शन 9 देखेंगे। दोनों में सेम तरीके की बात है कि सेम तरीके के लोग ऑफेंस करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? पेनिट्रेटिव होगा, यहाँ पे सिर्फ असॉल्ट होगा। उसके बाद आर्म फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस क्या होंगी? ये टर्म इन्हीं दोनों के अंदर यूज़ होंगे कि जब ये लोग ऐसा ऑफेंस कर रहे होते हैं तो उनको हम एग्रीवेटेड बोल देते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ का क्राइम हुआ है। तो यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि किसी आर्म फोर्सेस के अंदर है, चाहे वो यूनियन की है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पुलिस फोर्सेज हैं, जो कि शेड्यूल के अंदर दे रखी है, इसके पीछे जाओगे शेड्यूल 1 है उसके अंदर एक्ट दे रखे हैं कि ये जो है ये सारे आर्म फोर्सेज के अंदर आएंगे। तो उनमें से अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है ना, तो वो एग्रीवेटेड के अंदर आ जाता है। अगर वो सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है तो एग्रीवेटेड मान लिया जाएगा, अगर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है तो एग्रीवेटेड मान लिया जाएगा। चाइल्ड मतलब कोई भी व्यक्ति जो कि 18 ईयर से कम का है। अब यहाँ पे केस था जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 का। उसके अंदर ये बोला, आगे चल के एक सेक्शन भी है जो हमें देखने को मिलेगा इस एक्ट के अंदर, ये बोला इस केस के अंदर कि आप किस तरीके से ये डिटरमाइन करोगे कि बच्चे की एज कितनी है, कि वो क्या 18 से कम का था या नहीं था। तो जो सेम प्रोसीजर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर दे रखा है एज का डिटरमाइन करने का, टू जो भी ऐसे बच्चे विद कन्फ्लिक्ट इन लॉ जो होते हैं उनकी एज जिस तरीके से डिटरमाइन होती है, इसी तरीके से यहाँ पे भी एज को डिटरमाइन किया जाएगा। ये चीज़ इस केस के अंदर कंफर्म की गई, और आगे जब आप देखोगे सेक्शंस के अंदर वहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी।
उसके बाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब क्या होता है, वहाँ पे बोला कि अगर आप कोई भी विजुअल डिपिक्शन कर रहे हो, ठीक है, किस तरीके से जो विजुअल डिपिक्शन हो रही है, किसी भी तरीके से आप सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट दिखा रहे हो जिसके अंदर कोई बच्चे इन्वॉल्व हैं, चाहे वो फोटोग्राफ्स हों, वीडियोस हों, डिजिटल हो, कंप्यूटर जनरेटेड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बोलेंगे। उसके लिए भी हमें आगे चल के यहाँ पे ऑफेंस दे रखा है कि अगर आप बच्चों को इस एक्ट के अंदर इन्वॉल्व करते हो तो वो भी अपने आप में एक अलग से ऑफेंस है। देन डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है, ये टर्म क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि इसी से आपका जो ऑफेंस है उसमें फर्क आ जाता है कि अगर कोई व्यक्ति डोमेस्टिक रिलेशनशिप में होगा तो वो ऑफेंस अगर उसने किया तो वो एग्रीवेटेड हो जाएगा, अगर वो नहीं है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में तो वो एग्रीवेटेड ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो इसलिए ये सब जानना जरूरी है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप वही होता है जो हमें प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज एफ के अंदर दे रखा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है वो हमें कहाँ पे समझाया गया है एज पर पॉक्सो एक्ट, तो वो हमें सेक्शन 2F ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर समझा रखा है। पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, सेक्शन 3 में आएगा। प्रेस्क्राइब, जो इस एक्ट के अंदर प्रेस्क्राइब कर रखा है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, जो कि हमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988 के अंदर बता रखे हैं। सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 7 में आएगा। सेक्सुअल हरासमेंट सेक्शन 11 के अंदर आएगा। शेयर हाउस होल्ड क्या होता है, शेयर हाउस होल्ड का मतलब कि जो भी घर का सामान जो आप शेयर कर रहे हो, जब पर्सन जो चार्ज विद द ऑफेंस, जिसके ऊपर भी चार्ज लगा हुआ है ऑफेंस का, वो साथ में रह रहा है जिस टाइम पे उसके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर, तो वो शेयर्ड हाउस होल्ड बोला जाएगा उस बच्चे के साथ। ठीक है। स्पेशल कोर्ट जो सेक्शन 28 के अंदर होंगे ये हमारे सेशन कोर्ट्स ही होते हैं। उसके बाद स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 32 के अंदर बनेंगे, वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं जिनको 7 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस होती है, स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए अपॉइंट कर दिए जाते हैं। और अगर कोई चीज़ हमें इस एक्ट के अंदर नहीं मिलती, पॉक्सो एक्ट के अंदर, तो उसके लिए हम आईपीसी, सीआरपीसी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को रेफर कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे मेन जो ऑफेंस दे रखे हैं जिसके अंदर सबसे पहले सेक्शन 3 आता है। सेक्शन 3 को जब आप पढ़ोगे तो इसके अंदर ये जो ऑफेंस है ना, ये सेम ही आपको किस तरीके का मिलेगा, सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी की तरह, जहाँ पे रेप की डेफिनेशन दे रखी है। तो उसी तरीके का यहाँ पे भी ये है, बट फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पे जब ऑफेंस होता है तो किसके साथ होता है, चाइल्ड के साथ होता है। चाइल्ड मतलब जिसकी उम्र 18 साल से कम की है। तो एक केस था गया प्रसाद पाल, जिसको आप मुकेश के नाम से बोल सकते हो, वर्सेस स्टेट, जिसके अंदर बोला कि अगर एक व्यक्ति के ऊपर आप सेक्शन 3 भी लगा रहे हो और सेक्शन 375 भी लगा रहे हो, मतलब 376 में भी ऑफेंस में उसको पनिशमेंट दे रहे हो और सेक्शन 4 में भी दे रहे हो, तो ऐसा करना ठीक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप सेम ऑफेंस के लिए उसको दो जगह पे पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर उसके ऊपर ये दोनों सेक्शन एक साथ लग रहे हैं तो जिसके अंदर ज़्यादा सजा दे रखी है दोनों में से, वो वाले के अंदर उसको सजा मिलेगी। तो अगर आप देखोगे तो सेक्शन 4 के अंदर ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी, तो इसको फिर जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 4 के हिसाब से मिलेगी सिर्फ। अब दोनों सेक्शंस के अंदर एक साथ सजा उस व्यक्ति को नहीं दोगे, दोनों में से किसी एक में दोगे। और आगे ही चल के इस एक्ट में भी लिखा हुआ है कि जहां पे ज़्यादा सीवियर सजा दे रखी है, ज़्यादा सजा दे रखी है, उस सेक्शन को आप अप्लाई कर दोगे। अब पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता क्या है, कब हम बोलेंगे किसी व्यक्ति ने पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है, अगर वो व्यक्ति क्या करता है, पेनिट्रेट करता है किस चीज़ को, अपनी पेनिस को कितने भी एक्सटेंट तक, कहाँ पे, विजाइना के अंदर, माउथ के अंदर, यूरेथ्रा के अंदर, एनस के अंदर, किसके, चाइल्ड के। ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गई, या फिर चाइल्ड को ऐसा करवाता है अपने साथ या फिर किसी और व्यक्ति के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहलाएगा। पहली चीज़ ये। दूसरा, वो इंसर्ट करता है कितने भी एक्सटेंट तक किसी चीज़ को, मतलब पेनिस को नहीं, किसी और चीज़ को, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को या अपने किसी बॉडी पार्ट को जो कि पेनिस नहीं है, मतलब कि पेनिस को एक्सक्लूड कर लिया क्योंकि वो एक लॉस के अंदर आ गई है। कहाँ पे, विजाइना में, यूरेथ्रा में, एनस में, चाइल्ड के, या चाइल्ड को ऐसा करवाता है अपने साथ या किसी और के साथ, तो वो भी सेक्शन 3 का ऑफेंस माना जाएगा। फिर क्लॉज सी के अंदर इसी तरीके से अगर वो मैन्युपुलेट करता है बच्चे के किसी बॉडी पार्ट को, किस चीज़ के लिए, पेनिट्रेशन करने के लिए, कहाँ पे, विजाइना में, वही सेम चीज़ है, यूरेथ्रा, एनस या किसी पार्ट ऑफ द बॉडी के चाइल्ड के, चाइल्ड को ऐसा करने के लिए बोलता है, मतलब करवाता है उससे ऐसा, तो वो भी सेक्शन 3 का ऑफेंस बन जाएगा। और चौथी बात आती है कि अगर वो अपने माउथ को अप्लाई करता है इनमें से किसी चीज़ पे, पेनिस, विजाइना, एनस, यूरेथ्रा में चाइल्ड के, या चाइल्ड से ऐसा करवाता है किसी और व्यक्ति के साथ, अपने साथ, तो वो भी सेक्शन 3 का ऑफेंस बन जाएगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि सेक्शन 3 का ऑफेंस मानी जाती है, पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाता है, जिसकी पनिशमेंट हमें सेक्शन 4 के अंदर दे रखी है। और पनिशमेंट क्या है कि अगर कोई व्यक्ति पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसको ईदर डिस्क्रिप्शन की पनिशमेंट मिलेगी, जो कि कम से कम उसको 10 साल की जेल होगी, और जो एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रिजमेंट तक, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है, और साथ में फ़ाइन तो पक्का लगेगा, वो प्लस है। तो 10 साल से लेके
लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की पनिशमेंट मिल सकती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट कि कितना सीवियरली उसने इस ऑफेंस को किया है। और अगर वहीं ये जो ऑफेंस था वो 16 साल से कम के बच्चे के साथ किया जाता है, ये नॉर्मल इसने बोला कि अगर आप बच्चों के साथ करते हो तो यानी कि 17 से 18 के आप ले सकते हो, और अगर वहीं 16 से नीचे के किसी बच्चे के साथ ये ऑफेंस होता है तो वहाँ पे जो मिनिमम पनिशमेंट है वो कितनी हमें दे रखी है, कम से कम 20 साल की सज़ा होगी और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो सकती है। और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मतलब जितनी भी उसकी नेचुरल लाइफ बची है ना उस व्यक्ति की, पूरे के लिए उसको जेल में डाल देंगे कि अब कभी बाहर नहीं आएगा तू, और साथ में फाइन लगेगा, वो कंपलसरी है। फाइन जो है जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए और वो विक्टिम को दे दिया जाएगा उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, उन सब चीज़ों के लिए। तो ये सेक्शन 4 के अंदर दे रखा है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कितनी पनिशमेंट है इसके अंदर, 20 ईयर्स और 10 ईयर्स दोनों है। 10 ईयर्स कब है, 20 ईयर्स कब है, वो हमें ध्यान रखना है। तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो एक केस है एम लोगनाथन वर्सेस स्टेट का 2016 का, इसके अंदर बोलते हैं कि कन्विक्शन अंडर सेक्शन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बिफोर द एक्ट वाज एनफोर्स इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यानी कि ये एक्ट जो है 2012 के अंदर आया, तो अगर 2012 से पहले इस तरीके का कोई एक्ट हुआ तो उसके लिए आप उस व्यक्ति को सेक्शन 4 के अंदर पनिशमेंट नहीं दोगे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को करने के लिए मना करता है कि अगर उस एक्ट के आने से पहले वो ऑफेंस हुआ था तो वो ऑफेंस था ही नहीं ना, तो आप इस एक्ट के अंदर उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। इससे पहले मान लो आईपीसी एप्लीकेबल था, आईपीसी के अगर प्रोविजन अप्लाई होते तो उसके हिसाब से पनिशमेंट दोगे, आप सेक्शन 4 की पनिशमेंट उसको नहीं दोगे। एम लोगनाथन वर्सेस स्टेट के अंदर ये बात बोली गई। देन अभी हमने पढ़ा कौन सा, पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये एग्रीवेटेड वर्ड यहाँ पे ऐड हो गया। एग्रीवेटेड कब होगा, देखो एक्ट वही है कि वही 4 चीज़ें जो हमने पढ़ी थी ABCD वही होंगी, लेकिन यहाँ पे करने वाला कौन है उस पर डिपेंड करता है। अगर ये करने वाला इनमें से कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एग्रीवेटेड बोल देते हैं कि बहुत ज़्यादा उसने बढ़ के चीज़ की है। क्यों, क्योंकि ये ऐसे रिलेशन है जहाँ पे बच्चे को आपके ऊपर ट्रस्ट होता है और उसके बाद आप ऐसी चीज़ कर रहे हो तो वो एग्रीवेटेड हो जाता है, और एग्रीवेटेड के अंदर पनिशमेंट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 20 ऐसे लोग दे रखे हैं जो कि इस तरीके की चीज़ को करते हैं, तो हम उसको एग्रीवेटेड बोलते हैं। सबसे पहले अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा करता है, कहाँ पे, पुलिस स्टेशन में या प्रीमाइसिस के अंदर जहाँ पे भी वो अपॉइंट हो रखा है, स्टेशन हाउस के अंदर अपनी ड्यूटी के दौरान, या फिर जहाँ पे लोगों को पता था कि हाँ ये जो है पुलिस ऑफिसर है, सब उसको जानते थे एज अ पुलिस ऑफिसर, अगर वो ऐसा एक्ट करता है तो क्या माना जाएगा, एग्रीवेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। इसी तरीके से आर्म फोर्सेज या सिक्योरिटी फोर्सेज के ऐसे कोई लोग करते हैं जहाँ पे वो डिप्लॉयड हैं, या जो एरिया उनके कमांड के अंदर आ रहा है अपनी ड्यूटी के दौरान, या फिर जहाँ पे लोगों को पता है कि ये आर्मी के लोग हैं और वो ऐसा करते हैं, तो वहाँ पे उसको हम एग्रीवेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मान लेंगे। तीसरे, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसा करते हैं, पब्लिक सर्वेंट कौन, सेक्शन 21 ऑफ IPC, ठीक है। ऐसी कोई स्टाफ का मेंबर है किसके, जैसे जेल हो गया, रिमांड होम हो गए, प्रोटेक्शन होम हो गए, ऑब्जर्वेशन होम हो गए, या ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे बच्चों को केयर के लिए, कस्टडी के लिए रखा जाता है, प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है, तो वहाँ पे बच्चों को आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, और वहीं पे आप इस तरीके के एक्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एग्रीवेटेड हो जाएगा, एग्रीवेटेड हो जाएगा। फिर 5वीं चीज़ आती है, किसी हॉस्पिटल के स्टाफ ने ऐसा किया कि भाई कोई बच्चा वहाँ पे एडमिट है और उसके साथ इस तरीके की चीज़ कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट का या स्टाफ का कोई व्यक्ति करता है, कोई टीचर इस तरीके की चीज़ करता है, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के प्रीस्ट हो गए या ऐसे कोई लोग हो गए, वो इस तरीके के एक्ट को करते हैं, तो वो एग्रीवेटेड पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आ जाएगा। कोई लोग मिलके गैंग पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं चाइल्ड के साथ, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। कोई ऐसे डेडली वेपन्स को, फायर्स को, हीटेड या सब्सटेंस या कोरेसिव सब्सटेंस को यूज़ करते हैं बच्चों के ऊपर इस एक्ट को करते वक्त, तो एग्रीवेटेड हो जाएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। फिर या फिर जब कोई व्यक्ति पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है उसके कारण वो बच्चे को ग्रीवियस हर्ट दे देता है या उसको बॉडली हार्म दे देता है, उसके सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं उनको बहुत इंजरी पहुंचा देता है, तो वहाँ पे भी एग्रीवेटेड हो जाएगा फिर वो। फिर 10वां इसने दिया है कि कोई अगर पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है और उसके कारण वो क्या करता है, बच्चे को फिजिकली इनकैपेसिएट कर देता है या फिर मेंटली इल कर देता है या उसके इम्पेयरमेंट कर देता है, जिसके कारण वो अपने डे टू डे टास्क को सही से नहीं कर पाता, चाहे टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, तो भी वो क्या हो जाएगा, एग्रीवेटेड हो जाएगा। या फिर वो अपने इस एक्ट से किसी फीमेल चाइल्ड को प्रेग्नेंट कर देता है, या फिर उसको कोई ऐसी बीमारी दे देता है जैसे HIV हो गया, कोई और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो गई, जिसके कारण बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, इल हो सकता है, रेगुलर टास्क नहीं कर पा रहा वो अपने, तो वहाँ पे वो इस 10th पॉइंट के अंदर कवर हो जाएगा और एग्रीवेटेड माना जाएगा। फिर उसके इस एक्ट के कारण अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो भी वो एग्रीवेटेड हो जाएगा। फिर 11वां पॉइंट आता है कि बच्चे की मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी को का फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ वो ऐसा एक्ट करता है, तो वहाँ पे भी वो एग्रीवेटेड हो जाएगा। देन
एक से ज़्यादा बारी बार बार कर रहा है एक बच्चे के साथ इस तरीके की एक्ट कोई अगर व्यक्ति, तो वो एग्रीवेटेड है। देन अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी हो, अगर वो 12 साल से कम के बच्चे के साथ करा तो वो अपने आप में ही एग्रीवेटेड है। वहाँ पे फिर इनमें से कोई चीज़ हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 12 साल से कम के बच्चे के साथ हमेशा ही एग्रीवेटेड माना जाएगा। ये एम पॉइंट के अंदर दे रखा है आपको। तो ये वाला पॉइंट याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जब सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को आप पढ़ते हो तो 4 के अंदर ना पनिशमेंट दे रखी है कि मिनिमम 10 ईयर्स लाइफ इम्प्रिजमेंट, और अगर 16 साल से कम का बच्चा है तो मिनिमम 20 ईयर्स लाइफ इम्प्रिजमेंट। लेकिन वहीं अगर 12 साल से कम का बच्चा हो जाता है ना तो एग्रीवेटेड में आ जाएगा, फिर आप उसको सेक्शन 3 यानी कि सेक्शन 4 के अंदर पनिशमेंट नहीं दोगे, फिर आप उसको यहाँ पे इसके अंदर सेक्शन 6 के अंदर पनिशमेंट दोगे, जो क्योंकि वो सेक्शन 5 में कवर हो रहा है, वो एग्रीवेटेड मान लिया जाएगा। तो ये याद रखना 5M के अंदर दे रखा है कि अगर 12 साल से कम के बच्चे के साथ इस तरीके की कोई भी चीज़ होती है तो वो अपने आप में खुद ही एग्रीवेटेड हो जाएगा, चाहे जिसने किया वो इनमें से कोई व्यक्ति था या नहीं था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि रिलेटिव था बच्चे का, उसने ऐसा किया, चाहे ब्लड रिलेशन में था, एडॉप्शन के कारण, मैरिज के कारण, गार्डियनशिप के कारण, उसकी ध्यान रख रहा था, या डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर था उसके साथ, तो अगर वो अगर वो व्यक्ति करता है, उसका जो रिश्तेदार है वो ऐसा करता है, तो भी वो एग्रीवेटेड मान लिया जाएगा। देन कोई इंस्टीट्यूशन जो कि कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को, वहाँ पे इस तरीके की ऐसी चीज़ होती है, वहाँ का ऑनर, मैनेजर, स्टाफ इस तरीके की कोई चीज़ करता है। देन आप ऐसी ऐसी पोजीशन में हो जिसके कारण बच्चे को आपके ऊपर ट्रस्ट है, अथॉरिटी है, तो अगर ऐसा कोई एक्ट कर रहा है वो व्यक्ति, तो वो भी एग्रीवेटेड हो जाएगा। देन आपको पता है कि वो बच्चा पहले से ही प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद भी आप उसके साथ ये एक्ट कर रहे हो, तो वो एग्रीवेटेड है। आपने ये एक्ट किया चाइल्ड के ऊपर और साथ ही साथ आपने अटेम्प्ट किया कि उस बच्चे को जान से मार दिया जाए, तो वो एग्रीवेटेड हो जाएगा। फिर अगर मान लो कोई दंगे हो रखे हैं, कोई कॉम्युनल या सेक्रेटरियन वायलेंस हो रखे हैं, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ रखी है, अर्थक्वेक आ रखा है, फ्लड आ रखा है, या इस तरीके की कोई सिचुएशन है, उस वक्त अगर आप किसी बच्चे के साथ ऐसी चीज़ करते हो तो वो भी क्या है, एग्रीवेटेड है, कि हालात खराब है और आप ये चीज़ें कर रहे हो। ठीक है। या फिर कोई व्यक्ति जो कि पहले भी जिसको कन्विक्शन हो रखी है ऐसे ऑफेंसेस के अंदर, वो आके ऐसा कोई एक्ट करता है तो वो भी एग्रीवेटेड मान लेगा कि वो अभी भी नहीं सुधरा। या फिर बच्चे को ऐसे नंगा घुमाता है, इस तरीके की चीज़ करता है, तो वहाँ पे अगर ये सारी सिचुएशन होती है इन 21, मैंने एक को नंबर नहीं दिया था, तो 21 चीज़ें आप ले सकते हो, इनमें से कोई चीज़ होती है तो वो क्या बोली जाएगी, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बोली जाएगी। तो इसकी पनिशमेंट क्या होगी, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होगी। सेक्शन 4 के अंदर इसने रिग्रेस इम्प्रिजमेंट टर्म यूज़ नहीं किया था, वहाँ सिर्फ इम्प्रिजमेंट वर्ड यूज़ किया था, लेकिन सेक्शन 6 क्या रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होगी, जो कि कम से कम 20 साल की हो रही है। ठीक है, लेकिन वो कितनी एक्सटेंड हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट तक हो सकती है, जिसके अंदर उसकी बची हुई जितनी रिमाइंडर नेचुरल लाइफ है उतने के लिए उसको सज़ा मिलेगी। फाइन तो साथ साथ लगेगा ही लगेगा, और फाइन जो है जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए, और वो बच्चे को दे दिया जाएगा, विक्टिम को दे दिया जाएगा उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए। तो ये सेक्शन 3, 4, सेक्शन 5, 6, ये दोनों सेक्शंस जो हैं आपको अच्छे से याद रखने हैं कि इसके अंदर क्या बोला गया है। उसके बाद हम आते हैं असॉल्ट के ऊपर। अब असॉल्ट कब माना जाएगा, ये बोलता है कि अगर आप टच करते हो, यहाँ पे क्या टच है, यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ टच हो रहा है, अगर आप उसके किसी बॉडी पार्ट को इस तरीके से टच करते हो, जैसे वेजाइना, पीनस, एनस, ब्रेस्ट, या फिर अपनी ऐसी कोई चीज़ टच करवाता है कोई व्यक्ति, वेजाइना, पेनस, एनस या ब्रेस्ट किसी और व्यक्ति की कराता है, तो वो क्या माना जाएगा, सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट कराता है जहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं है, स्पेसिफिकली बोला हुआ पेनिट्रेशन नहीं है वहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल असॉल्ट बोलेंगे, लेकिन टच होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक केस था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश एंड अदर 2021 का, जहाँ पे क्या हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर ये चीज़ देखने को मिली थी कि एक बच्चे के ब्रेस्ट को प्रेस किया गया था, तो वहाँ का जो हाई कोर्ट था ऑनरेबल, उन्होंने बोला था कि डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि बीच में कुछ क्लोज थे, तो इसलिए ये सेक्सुअल असॉल्ट नहीं माना जाएगा सेक्शन 7 के अंदर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है, जो आपका कांटेक्ट है, फिजिकल कांटेक्ट, वो कैसा भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कपड़े ना हो तभी हम उसको ये असॉल्ट मानेंगे। तो इसलिए फिर यहाँ पे वो माना गया कि दोनों तरीके के चीज़ें हो सकती हैं, चाहे डायरेक्ट टच हो चाहे इनडायरेक्ट टच हो, वो सेक्शन 7 के अंदर इंक्लूडेड होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश एंड अनदर के केस के अंदर ये बात बोली गई थी, और इसकी पनिशमेंट क्या है, मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 5 साल की, साथ में फाइन तो लगेगा। फिर इसी को एग्रीवेट कर दो। एग्रीवेट कैसे होगा, जो जैसे हमने देखा था सेक्शन 3 के अंदर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था, उसको एग्रीवेट हमने किया सेक्शन 5 के अंदर, तो जो सेक्शन 5 में लोग ऑफेंस कर रहे थे ना, वही यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो अगर वही लोग सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं तो क्या हो जाएंगे, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हो जाएंगे, वही सारी चीज़ यहाँ पे कवर है।
ठीक है, और उसकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी, यहाँ पे मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 7 साल की सजा होगी, साथ में फाइन तो लगेगा। तो ये चीज़ सेक्शन 10 तक कवर हो गई। देन हमारे पास आता है सेक्सुअल हरासमेंट। पहले क्या हुआ, पेनिट्रेटरी हुआ, फिर दूसरा हमने क्या देखा था, एग्रीवेटेड देखा, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, सेक्सुअल असॉल्ट देखा, फिर उसी का एग्रीवेटेड देखा। अब क्या आता है, सेक्सुअल हरासमेंट आती है। यहाँ पे हम उस व्यक्ति को, उस बच्चे को टच नहीं कर रहे, जो ऑफेंडर है, जो एक्यूज है, उसको टच नहीं करेगा। तो कब बोलेंगे, सबसे पहले तो उसका सेक्सुअल इंटेंट होना चाहिए, उसने सेक्सुअल इंटेंट से उस बच्चे को क्या किया हो, कोई वर्ड्स बोले हो। अच्छा, ये सेक्सुअल इंटेंट वगैरह ना आगे चल के आपको देखने को मिलेगा कि ये ना प्रिज्यूम कर लिए जाते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है ना कि ऐसा ऐसा हुआ है और किसी व्यक्ति पे ऐसे एलिगेशन लगे हैं, तो मान लिया जाएगा कि उसका इंटेंट ही ऐसा था, अनटिल एंड अनलेस वो प्रूव नहीं कर देता कि नहीं मेरा इंटेंट ऐसा नहीं था। तो कोई वो ऐसे वर्ड्स को अटर करता है, साउंड निकालता है, गेस्चर करता है, कोई चीज़ दिखाता है बच्चे को, या अपने बॉडी का कोई पार्ट दिखाता है, किस इंटेंशन से या किस मतलब क्या उसकी नीयत रहती है ऐसे आवाज़ वगैरह गेस्चर वगैरह करने की, वो यहाँ पे बता रखा है कि मतलब उसकी इसके पीछे इंटेंट जो होती है वो गलत होती है, सेक्सुअल इंटेंट होती है। ऐसे ही कोई बच्चे को बोलता है कि वो अपने बॉडी पार्ट दिखाए या अपने बॉडी का कोई पार्ट दिखाता है इस तरीके से, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट दिखाता है चाइल्ड को, या कोई मीडिया दिखाता है पोर्नोग्राफिक पर्पसेस से, या कॉन्स्टेंटली उस बच्चे का पीछा करता है, उसे देखता है, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है डायरेक्टली या फिर इलेक्ट्रॉनिकली मैसेजेस करता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऐसे डिजिटली या किसी और तरीके से, या फिर उस बच्चे को धमकी देता है किसी भी तरीके से मीडिया में, रियल फैब्रिकेटेड डिपिक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फिल, या ऐसे कि उसकी बॉडी को दिखाया जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। या फिर इंटाइज करता है चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए और गिव्स ग्रेटिफिकेशन देयर ऑफ। तो ये सब क्या है, हमारे सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आ जाएंगे। यानी कि एक तरीके से उसको टच नहीं किया बट इंटेंशन वहाँ पे खराब थी इस तरीके की चीज़ें करने की, तो उसको हम सेक्सुअल हरासमेंट बोल देंगे, जिसकी पनिशमेंट 3 साल तक की हो सकती है और साथ में फाइन प्लस में लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इतनी हार्श पनिशमेंट इसमें नहीं दी बिकॉज इसमें भी टच नहीं हुआ था उसको। तो ये हमारा सेक्शन 12 तक कवर हुआ। चैप्टर 3 आता है जो कि पोर्नोग्राफिक पर्पसेस या पनिशमेंट उसके अंदर क्या होंगे अगर आप बच्चों को पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हो। तो यही इसने बताया है कि अगर बच्चों को पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, मतलब टेलीविजन्स में कहीं पे भी कोई ये ऐसे ऑर्गन्स दिखाए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसको ये सिंपल रीड करने वाला है, इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछेगा, इसमें से आपसे पूछेगा भी। तो वहाँ पे पनिशमेंट कितनी होगी अगर कोई यूज़ करता है बच्चे को, चिल्ड्रन को पोर्नोग्राफिक पर्पसेस के लिए, तो वो मिनिमम 5 ईयर्स, ठीक है, और सेकंड ईयर सब्सिक्वेंट करता है तो वो पनिशमेंट 7 ईयर्स की भी हो सकती है। और वहीं दूसरी बात बोल रहा है कि अगर वो व्यक्ति खुद उन एक्ट के अंदर भी इन्वॉल्व, मतलब बच्चे को तो उसने पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज़ किया, साथ ही साथ उसने ना खुद उस बच्चे के साथ सेक्शन 3, 5, 7 वाले ऑफेंस भी किए खुद ही, तो वहाँ पे इसको ये वाली पनिशमेंट मिलेगी, प्लस जो वहाँ पे सेक्शन 4, 6, 8 में पनिशमेंट दे रखे ना वो भी मिलेगी उसको। तो ये दोनों पनिशमेंट एक साथ मिलेंगी फिर उसको। यानी कि होता है ना कि जैसे एक व्यक्ति ने बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज़ किया लेकिन खुद उसके साथ एक्ट नहीं किया, किसी और से करवाया, तो वो जो व्यक्ति ने किया वो तो अपना 3, 5, 7 में लाइबल है ही, लेकिन ये व्यक्ति तो सिर्फ सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 के अंदर लाइबल होता है। लेकिन ये मान लो इसने इस पर्पस के लिए उस बच्चे को लेके भी आया और साथ में उसके साथ ये एक्ट किया भी, तो 14(1) वाली पनिशमेंट में मिलेगी इसको। और जो वहाँ पे दे रखी है अगर उन तीनों में से कुछ भी है 3, 5, 7 में से, तो 4, 6 और 8 वाली जो पनिशमेंट है वो भी उसको अलग से मिलेगी, तो दोनों ऐड होके मिलेंगी उसको, ठीक है। पनिशमेंट फॉर स्टोरेज, अगर कोई अपने पास इस तरीके से पोर्नोग्राफिक मटेरियल रख रहा है तो उसको भी यहाँ पे पनिशमेंट बोली गई है। 10,000 रुपये तक का फाइन लगेगा, और अगर दूसरी बारी वो करता है, सेकंड टाइम अगर वो करता है, और पहली बार करता तो मिनिमम 5,000 रुपीज़ का फाइन उसके ऊपर लगेगा अगर वो ऐसा करता है तो, ठीक है। ये चीज़ दे रखी है, इसको आप रीड कर सकते हो। देन अगर कोई अबेट करता है, अब कब माना जाएगा कि किसी ने अबेट किया किसी को, इनमें से कोई भी ऑफेंस करने के लिए, सबसे पहली बात तो इंस्टिगेट करता है उस पर्सन को कि वो ऑफेंस करे, दूसरा उसके साथ एंगेज होता है, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ये सारी चीज़ें एक साथ होनी चाहिए, इनमें से कुछ भी चीज़, क्योंकि क्या वर्ड यूज़ हो रहे हैं, और वर्ड यूज़ हो रहे हैं। तो इंस्टिगेट करता है, एंगेज होता है एक या एक से ज़्यादा लोगों के साथ कॉन्स्पिरेसी करने के लिए कि बच्चे के साथ इस तरीके के एक्ट किए जाएंगे, या फिर इंटेंशनली मदद करता है, एक्ट करता है, या इलीगल ओमिशन करता है इन मतलब कोई भी ऊपर वाले ऑफेंस करने के लिए, तो वहाँ पे क्या बोला जाएगा, उस व्यक्ति ने क्या किया है, अबेटमेंट किया, उकसाया है उस ऑफेंस को करने के लिए। और अगर वो अबेटमेंट करता है
तो वहाँ पे क्या पनिशमेंट मिलेगी, सेम पनिशमेंट मिलेगी जो उस ऑफेंस के लिए होती है। तो 3, 5, 7 जो अगर उनमें से किसी को व्यक्ति को कोई उकसाता है, अबेट करता है, मदद करता है इस तरीके के ऑफेंस करने के लिए, तो वही सेम पनिशमेंट मिलेगी जो कि जिसने किया है उसको मिलनी थी, वही उस अबेट करने वाले को भी पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा, एक ना ये बीच में केस है बालाजी सारेजराव कांबले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2017 का केस है। इस केस के अंदर ये बोला गया कि सिर्फ इसलिए कि भाई बच्चे ने डेट ऑफ क्राइम नहीं बताया, विक्टिम ने डेट ऑफ क्राइम नहीं बताया, तो ये नहीं बोला जा सकता कि उसका जो एविडेंस है वही डिसरिगार्ड हो जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सिर्फ इतनी सी बात इस केस के अंदर बोली गई, बालाजी सारेजराव कांबले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2017 के केस के अंदर। देन पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, अगर कोई कोशिश करता है तो वहां पे तो जैसे हमें पता है 511 के अंदर होता है आईपीसी की आधी सजा मिलती है, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगी, आधी सजा मिलेगी। ठीक है, तो वो चीज़ बता रहा है कि आधी जितनी भी होगी उसकी आधी हो जाएगी, जो भी लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट है ना उसकी आधी हो जाएगी उसकी सजा। अब प्रोसीजर क्या है रिपोर्टिंग का, तो जैसे मान लो अगर कोई ऐसा ऑफेंस होता है, ठीक है, तो रिपोर्टिंग कहाँ पे होगी, कहाँ पे करनी चाहिए, या तो आप किसको बताओ, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को बताओ या लोकल पुलिस को बताओ। फिर जो भी रिपोर्ट दी जाएगी उसको क्या करना होगा, एस्क्राइब करना होगा, एंट्री देनी होगी, राइटिंग के अंदर रिकॉर्ड करना होगा, रीड करना होगा इन्फॉर्मेंट के सामने जैसे सेक्शन 154 के अंदर होता है, और फिर उसको अपनी जो पुलिस यूनिट की बुक है उसके अंदर एंट्री कर लेनी होगी उसकी। ठीक है, और अगर मान लो ये जो इन्फॉर्मेशन आके, ये जो सबसेक्शन 1 में इन्फॉर्मेशन है किसी बच्चे ने खुद आके दी है, तो उसको सबसेक्शन 2 के हिसाब से आप रिकॉर्ड करोगे, लेकिन कैसे रिकॉर्ड करोगे, सिंपल लैंग्वेज के अंदर, जितना ईजी हो सके उतनी लैंग्वेज में, ताकि उस बच्चे को समझ आ सके कि रिकॉर्ड हुआ क्या है। आप ऐसे नहीं कि बहुत लीगल टर्म्स को यूज करोगे कि बच्चे को समझ ही ना आए। अब अगर ऐसी लैंग्वेज में रिकॉर्ड हुआ है जो कि बच्चे को नहीं समझ आ रही है, तो उस सिचुएशन के अंदर कोशिश की जाएगी कि जो ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर है वहां पे रहे और बच्चे को समझाए। और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट जो है, जो लोकल पुलिस है, उसको ये सेटिस्फाई करना है, उसको ये सेटिस्फाई होना है कि चाइल्ड है जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंस हुआ है, अगर उसे किसी केयर या प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो जल्द से जल्द इमीडिएटली उसकी अरेंजमेंट की जाए, उसको केयर प्रोटेक्शन दी जाए। बच्चे को अगर हॉस्पिटल में एडमिट करना है तो हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, अगर कोई शेल्टर होम में भेजना है तो शेल्टर होम में भेजा जाए। 24 आवर्स के अंदर अंदर 24 आवर्स के अंदर ये चीज़ करनी है। ये आपका क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो आपको यहाँ पे दे रखा है सबसेक्शन 5 के अंदर, कि कितने टाइम के अंदर ये करना होता है, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर ये चीज़ करनी होती है। तो ये चीज़ इसने यहाँ पे बता रखी है। और साथ ही साथ ना ये जो हुई है चीज़, बिना किसी डिले के पुलिस को क्या करनी है, 24 घंटे के अंदर अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी बतानी है, और साथ साथ स्पेशल कोर्ट को भी बतानी है, जो भी ये कोर्ट जो भी इस चीज़ को डील कर रही है। नहीं है कोई स्पेशल कोर्ट तो कोर्ट ऑफ सेशन को बता दो, क्योंकि ये सेम ही होते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन को ही स्पेशल कोर्ट बोल देते हैं। ये भी आपकी एग्जाम में पूछने वाली चीज़ हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति आके सबसेक्शन 1 की इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे रहा है, उसके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने गुड फेथ के अंदर आके पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी है। आप उसको उसी को नहीं फंसाने लग जाओगे। देन ना ये जो जितने भी हमारे मीडिया, स्टूडियो, फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ वाले होते हैं, उनको इनकी ये ड्यूटी बता रखी है कि उनको रिपोर्ट करने हैं केसेस को। मतलब कोई मीडिया हाउस हो गए, होटल हो गए, लॉज, हॉस्पिटल, क्लब, स्टूडियो, फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ हो गई, जिस भी नाम से आप इनको बोलो, अगर उनको कोई ऐसा मटेरियल मिलता है, कोई ऑब्जेक्ट मिलता है जो कि सेक्सुअली एक्सप्लोटेटिव है चाइल्ड के लिए, तो उनको क्या करना है, किसी भी तरीके से आके ये इन्फॉर्मेशन जो है पुलिस को देनी है। जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस है या जो लोकल पुलिस है, उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। और अगर वो इस तरीके से नहीं करते, मतलब अगर वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करती पुलिस, या इन्फॉर्मेशन नहीं देते और फेल कर जाते हैं इस चीज़ के अंदर, तो उसकी भी पनिशमेंट अलग से दे रखी है 6 महीने की, और साथ में फाइन भी लग सकता है, या दोनों चीज़ें भी हो सकती है। ठीक है, और वो सबॉर्डिनेट वाली बात बोल रखी है कि अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ सबॉर्डिनेट अंडर इस कंट्रोल है, तो वहाँ पे जो है 1 ईयर और विद फाइन जो है पनिशमेंट लग सकती है। बाहर बहुत शोर हो रहा है इस चीज़ का, ये टाइल होगा, बट कोई बात नहीं। और ये जो प्रोविज़न है चाइल्ड के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इंप्रिजमेंट, अगर कोई व्यक्ति गलत इन्फॉर्मेशन देता है इस ऑफेंस की, या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गलत कंप्लेंट कर रहा है, तो उसको 6 महीने तक की सजा हो सकती है। बच्चा अगर इस तरीके की चीज़ करे तो बच्चे को भी ये पनिशमेंट मिलने के प्रोविजन को हटा रखा है कि भाई अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन बच्चे ने दिया, तो नो पनिशमेंट शैल बी इम्पोज ऑन चाइल्ड, तो बच्चे के ऊपर इस तरीके की कोई पनिशमेंट नहीं लगेगी।
ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चे के अगेंस्ट कोई इस तरीके का ऑफेंस लगाया है, फॉल्स इम्प्रिजमेंट मतलब फॉल्स कंप्लेंट दी है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, तो वहाँ पे उस व्यक्ति को 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है। मीडिया के लिए प्रोसीजर बता रखा है यहाँ पे। एक फेमस केस आता है निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का, जिसके अंदर गाइडलाइंस दी गई कि किस तरीके से मीडिया को जो बच्चा है उसकी आइडेंटिटी के रिगार्डिंग डील करना है, कैसे उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना किसी भी सिचुएशन के अंदर, सिर्फ जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जाएगा। ये चीज़ इसके अंदर बता रखी है। तो ये मीडिया की ड्यूटी है कि किसी भी तरीके से उस बच्चे की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं करनी। अगर वो करते हैं तो वहाँ पे 6 महीने से लेके 1 साल तक की पनिशमेंट वहाँ पे मिल सकती है। अब ये सेक्शन 24 से स्टार्ट होता है प्रोसीजर, किस तरीके से बच्चों की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जैसे हमें दे रखा है ना कि नॉर्मली हम रिकॉर्ड करते हैं, थोड़ा सा प्रोसीजर वही होता है, बट इसमें थोड़ी सी चीज़ें क्या चेंज होती है कि आपकी उसकी स्टेटमेंट कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, जहाँ पे भी रेजिडेंस है चाइल्ड का वहाँ पे, या फिर जहाँ पे वो यूजली रिजाइड करता है, या जहाँ पे भी वो बच्चा कह रहा है कि मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी है तो वहाँ पे करोगे। और ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी ये वुमेन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी, जो कि सब इंस्पेक्टर से रैंक की कम की नहीं होगी। ठीक है। और जब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, वो जो पुलिस ऑफिसर है वो यूनिफॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो ये बात हो गई कि वो यूनिफॉर्म में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बच्चे की जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, किसी भी टाइम के ऊपर जो एक्यूज है उसको कांटेक्ट में नहीं आने देना उस बच्चे के। ठीक है। क्योंकि उससे गलत इंपैक्ट पड़ेगा बच्चे के ऊपर। पुलिस स्टेशन के अंदर आप किसी भी तरीके से बच्चे को पूरी रात नहीं रखोगे किसी भी रीज़न की वजह से। पुलिस को पूरी कोशिश करनी है कि जो बच्चे की आइडेंटिटी है वो प्रोटेक्ट करके रखनी है, किसी भी तरीके से पब्लिक मीडिया के अंदर या किसी भी तरीके से बाहर नहीं आनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस स्पेशल कोर्ट की कोई डायरेक्शन ना हो इन द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। ठीक है। अब जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी वो जैसे सेक्शन 164 के अंदर दे रखा है वैसे ही रिकॉर्ड होती है। सीआरपीसी के मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है स्टेटमेंट को। द स्टेटमेंट है स्पोकन बाय द चाइल्ड, जैसे जैसे बच्चा बोलेगा वैसे वैसे उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। और बाकी जितना प्रोविजन है ना 164 वैसे का वैसा ये सेम सेक्शन 25 बोलता है, बट एक बात को हटा देता है यहाँ पे। सो फॉर इट परमिट द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट ऑफ द एक्यूज शेल नॉट अप्लाई इन दिस केस, कि इस सिचुएशन में जो एडवोकेट होता है ना उस एक्यूज का वो भी वहाँ पे नहीं रहेगा। अदरवाइज 164 क्या बोलता है कि जो एडवोकेट एक्यूज का है वो वहाँ पे रह सकता है जब 164 की स्टेटमेंट हो रही है, बट यहाँ पे बोल रहा है कि एक्यूज का जो एडवोकेट है ना वो भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा जब इस तरीके की स्टेटमेंट हो रही होगी। ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पे हट जाएगी। देन और जो है सेक्शन 207 की कंप्लायंस की जाएगी, फाइनल रिपोर्ट जो है वो बच्चों को दी जाएगी, मतलब उसके गार्डियन वगैरह को दी जाएगी, जो 173 में सबमिट होगी। फिर यहाँ पे ना एडिशनल प्रोविजन दे रखे हैं स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड के लिए, जो कि आपके नॉर्मल सीआरपीसी के अंदर देखने को नहीं मिलते। तो इसने बोला कि जब आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे तो जो बच्चे के पेरेंट्स है वो वहाँ पे प्रेजेंट रहने चाहिए, या फिर बच्चा जिस पे ट्रस्ट करता है, जिस पे कॉन्फिडेंस है, वो वहाँ पे रह सकता है। वहाँ पे ट्रांसलेटर और इंटरप्रिटेटर हो सकता है। अगर बच्चा मेंटली फिजिकली डिसेबल है तो स्पेशल एजुकेटर हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उस बच्चे की भाषा को समझ पाता है कि वो क्या बोल रहा है। और ये सारी चीज़ें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंदर रिकॉर्ड होनी चाहिए। देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो सेम जैसे सेक्शन 164A के अंदर होता है सीआरपीसी के, वैसे ही यहाँ पे होगा, लेकिन वुमेन डॉक्टर के थ्रू होगा। पेरेंट्स के जो बच्चे हैं उसके जो चाइल्ड है उसके पेरेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट रहने चाहिए। और अगर वो नहीं है मान लो किसी वजह से, तो कोई एक वुमेन को नॉमिनेट किया जाएगा मेडिकल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी जिस वक्त वो मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा होगा। देन सेक्शन 28 बात करता है स्पेशल कोर्ट के बारे में। तो स्पीडी ट्रायल के लिए यहाँ पे जो स्टेट है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करके ऑफिशियल गजट के अंदर निकाल के किसी कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट बना देगी। ठीक है। और जब ये चल रहा होगा तो मान लो कि उस व्यक्ति के ऊपर और भी ऑफेंस चल रहे हैं तो सीआरपीसी और इसके प्रोविजन एक साथ उसके ऊपर लग जाएंगे। अब ये प्रिजम्पशन वाली बात जो मैंने आपसे की थी कि जो सेक्शन 3, 5, 7, 9 के अंदर ऑफेंस दे रखे हैं, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगते हैं ऑफेंस के, तो वहाँ पे प्रिजम्पशन है कि मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने वो कमिट किया या अबेट किया और अटेम्प्टेड टू कमिट किया उस ऑफेंस को, अनटिल एंड अनलेस वो अपोजिट प्रूव नहीं कर देता कि मैंने ऐसा नहीं किया है। ठीक है। वही बात कल्पेबल मेंटल स्टेट भी यहाँ पे प्रिज्यूम कर ली जाएगी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 29 और 30 को आप याद रखिएगा कि ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये एक्यूज के ऊपर होता है, उसको प्रूफ करना कि मैंने ये चीज़ नहीं की है। ठीक है। सीआरपीसी के बाकी प्रोविजन जो है यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं नॉर्मली, जैसे किसी क्रिमिनल ऑफेंस के ऊपर होते हैं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात सेक्शन 32 के अंदर की है, जिसके बाद 7 साल का एक्सपीरियंस होता है।
हर एक स्पेशल कोर्ट के लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर दिया जाता है, और बाकी इसके ऊपर सेम बात होती है जो सेक्शन 2 सबसे क्लॉज यू ऑफ सीआरपीसी के अंदर दे रखी है, वही सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। प्रोसीजर क्या है स्पेशल कोर्ट का और एविडेंस को रिकॉर्ड करने का? तो जो स्पेशल कोर्ट है मे वर्ड यूज़ किया है, वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं किसी भी ऑफेंस का बिना एक्यूज को कमिट किए ट्रायल के लिए। अगर उसको कोई कंप्लेंट मिल रही है, फैक्ट्स जिसके अंदर बता रहे हैं कि ऐसा ऑफेंस हुआ है, या पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे जैसा भी है, मतलब कंप्लेंट या पुलिस रिपोर्ट दोनों के बेसिस पे वो इस तरीके से कॉग्निजेंस ले सकती है। देन जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो एक्यूज के बिहाफ पे अपीयर होते हैं। लेकिन ये जो मान लो जो एक्यूज की तरफ से जो एक्यूज की तरफ से जो भी व्यक्ति, जैसे मान लो कोई भी एडवोकेट अगर अपीयर हो रहा है, तो मान लो वो अब बच्चे को एग्जामिनेशन, चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन तो होगा जो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन वहाँ पे जो एडवोकेट है वो डायरेक्टली उसको एग्जामिन नहीं करेगा, वो अपने क्वेश्चंस को क्या करेगा, स्पेशल कोर्ट को दे देगा। स्पेशल कोर्ट जो है वो एडवोकेट के बिहाफ पे वो क्वेश्चंस उससे पूछेगा अपने तरीके से। देन बच्चों को फ्रीक्वेंट ब्रेक्स को अलाउ किया जाएगा कोर्ट के थ्रू। चाइल्ड फ्रेंडली एटमोसफियर बनाया जाएगा कि भाई उसके फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे रहे। बच्चे को बार बार कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा टेस्टिफाई करने के लिए। एग्रेसिव क्वेश्चंस अलाउड नहीं होंगे, या करेक्टर असैसिनेशन हो रहा होगा वो अलाउड नहीं होगा। किसी भी तरीके से बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इंश्योर की जाएंगी कोर्ट के थ्रू, ठीक है। देन वही जो मैंने आपको ऊपर सबसे पहले जो केस के अंदर बताया था, वही बात बता रखी है कि बच्चे की एज को डिटरमाइन करने के लिए जो स्पेशल कोर्ट है वो कौन से किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो कर सकती है, जो हमें जे एक्ट के अंदर दे रखी है वही चीज़ यहाँ पे फॉलो हो सकती है। देन सेक्शन 35 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके अंदर बोला गया कि जो पूरा प्रोसीजर है ना जो भी ट्रायल का, वो 1 ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। सब सेक्शन 2 के अंदर बोला गया, जिसके रिगार्डिंग एक बहुत लैंडमार्क केस आता है अलग आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का 2018 का, जिसके अंदर गाइडलाइंस दी गई कि किस तरीके से कोर्ट को, स्पेशल कोर्ट को ये कोशिश करनी है कि 1 ईयर के अंदर अंदर ये जो ट्रायल है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए डायरेक्शंस दी गई कि हाई कोर्ट को क्या क्या करना है, लोअर कोर्ट को क्या करना है, किस तरीके से 1 ईयर के अंदर अंदर ट्रायल को खत्म करना है। तो ये ट्रायल जो है बहुत जल्दी जल्दी चलता है ताकि ये विद इन 1 ईयर खत्म हो जाए मोस्ट प्रोबेबली। देन चाइल्ड जो है वो जब टेस्टिफाई कर रहा होगा एक्यूज को नहीं देखेगा। ट्रायल जो है कैमरा में कंडक्ट होगा, उस वक्त वहाँ पे कोई नहीं होगा। इंटरप्रेटर या एक्सपर्ट की जो है हेल्प ली जा सकती है बच्चे के एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए। देन फिर बच्चे की मदद की जाएगी, उसके रिगार्डिंग बता रखा है। और एक केस आता है हरिदेव आचार्य एंड अदर्स वर्सेस स्टेट 2021 का। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर 2 सेपरेट इंसिडेंट हुए, ठीक है, तो क्या वो सिंगल एफआईआर के अंदर कवर हो सकते हैं? तो पॉक्सो जो है ना इस चीज़ के लिए साइलेंट है। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सीआरपीसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सीआरपीसी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। देन ये सेक्शन 40 के अंदर बच्चे के राइट के बारे में बता रखा है कि वो लीगल प्रैक्टिशनर ले सकता है, ठीक है, वो अपनी चॉइस का, वो तो होता ही है। और फिर वाली बात जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि अल्टरनेटिव पनिशमेंट के केस में क्या होगा कि भाई एक व्यक्ति ने ऑफेंस किया, वो यहाँ पे भी इन सेक्शंस के अंदर भी कवर हो रहा है, और आपका इनमें से जो हमने पॉक्सो के अंदर पढ़ा था इनमें भी कवर हो रहा है। तो उसको कौन से एक्ट के अंदर सजा मिलेगी? तो यहाँ पे इसने बोला कि जहाँ पे ग्रेटर डिग्री की सजा है ना, वहाँ पे उसको पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हमारी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देन वही बात होती है कि ये किसी लॉ को डेरोगेट नहीं करेगा, पब्लिक अवेयरनेस करनी है इस एक्ट के बारे में, इंप्लीमेंटेशन इस एक्ट की मॉनिटर की जाएगी। देन वही रूल मेकिंग पावर के बारे में बता रखा है कि गवर्नमेंट जो है रूल बना सकती है। और ये शेड्यूल 1 है जो हमने देखा था कि आर्म फोर्सेस के अंदर कौन कौन आएगा, तो ये सारे लोग कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पॉक्सो एक्ट कवर होता है। आई होप आपको समझ आया हो और आपका रिवीजन इससे अच्छे से हो गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और क्लासेस के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।